जय हिंद साथियों। आयोग के द्वारा एक पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, वो था आपका 19 जनवरी 2025 को। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, उनका रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो उसमें हम हाथी रिजर्व पार्क के जो है वो पढ़ेंगे और कुछ टाइगर रिजर्व उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए उनसे जो इन्फॉर्मेशन निकली उसको हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो आपके आगे पेपर होने हैं उनमें आपको इससे मदद मिल सके। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है। अब उत्तर प्रदेश के जो एयरपोर्ट हैं, ठीक है, कृषि है, जीआई टैग है, इनसे क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि आगरा, राजघाट, बदायूं, कन्हार, तो ये सारी परियोजनाओं के नाम हैं। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, स्मार्ट सिटी शहर क्या है, विधानसभा से क्वेश्चन और प्राणी उद्यान से क्वेश्चन आए। और यहाँ पर देवनागरी जो लिपि है उसके विकास से भी क्वेश्चन पूछा गया। जो बौद्ध है तो बौद्ध जो इतिहास है उसमें क्या पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया, ठीक है, धम्मक स्तूप कहाँ पर है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, और बहुत सारी चीज़ें, इनकी शिक्षा क्या थी, ठीक है, और इनके सूत्र क्या थे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है कि राज्य जैव विविधता बोर्ड, तो इसके तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और स्थापना के बाद में हम यहाँ भी देखेंगे कि इससे संबंध में जो और भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसके आसपास की, उसको सारा स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लेंगे। फिर क्या है कि ताजमहल के जो पुरातात्विक योजनाकार हैं, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते आ रहे हो। फिर यहाँ पर एक अलग एंगल से क्वेश्चन पूछा गया जिसको कवर करेंगे। अब फिर उत्तर प्रदेश के नाम हमें अभी यहाँ पर कैसे पढ़ते थे कि जो मध्यकालीन या फिर कह सकते हैं जो जो आपका आधुनिक इतिहास था उस हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है कि वैदिक युग के नाम बताओ उत्तर प्रदेश के, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। फिर यहाँ पर हिंदी के लेखक और रचनाकार से ये क्वेश्चन आपका पार्ट तो यूपी स्पेशल का, यानी कि यूपी जी के जीएस का, ठीक है, आपके मुख्य परीक्षा का, लेकिन यहाँ पर हिंदी के भी लेखक और रचनाकार का एक क्वेश्चन कम से कम डाल रहे हैं। बाकी आगे पीछे एक घटा बढ़ा भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अभी जो पैटर्न चल रहा है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पर कुछ प्रमुख अनुसंधान है और उत्तर प्रदेश जो राज्य पर्यटन निगम है उसकी स्थापना, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपका जो ये पेपर हुआ था वो हुआ था नेत्र परीक्षण अधिकारी का, ठीक है, और पेपर की डेट यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है ये वाली। और इसके अंतर्गत आप क्या कवर करेंगे, जो हमेशा की तरह आप देखते आ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट और यहाँ पर उनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे, जो पिछले साल के पेपर हैं उनके ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था। तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पर पहला नहीं पूछा है, दूसरा पूछा गया, तो क्यों पूछा गया। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है कि तराई हाथी रिजर्व, ठीक है, फिर सहारनपुर हाथी रिजर्व, शिवालिक हाथी रिजर्व और दुधवा हाथी रिजर्व, फिर पांचवा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो हमने इससे पहले वाले पार्ट में आपको क्या पढ़ाया था कि जो भी इससे पहले पार्ट में कवर किया था तो उसमें हमने ये वाला पोर्शन कवर किया था, ये वाला पार्ट कवर किया था, मैप वाला। हमने आपको बताया था कि यहाँ पर भौतिक विन्यास जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये शिवालिक है तो इसको शिवालिक क्यों बोलते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है, फिर उसके ऊपर वाले को भाभर बोल देते हैं, फिर इसके नीचे वाले पोर्शन को क्या बोल देते हैं, तराई का क्षेत्र बोल देते हैं। बाकी बीच में बचे हुए मैदान को गंगा यमुना का दो आप बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट वाला मतलब दक्षिण वाला जो पार्ट हो जाता है उसको हम दक्षिण का पठार बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखा है शिवालिक, हमने वहाँ पर पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर देखो हाथी रिजर्व से पूछा गया, तो देखो यहाँ पर विकल्प सी में शिवालिक लिखा हुआ है। तो जब आप मैप पर चीज़ें पढ़ते हो तो ऐसे ही चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। अब चलते हैं देखते हैं इसके बारे में कि हमसे सिर्फ ये दूसरा हाथी रिजर्व क्यों पूछा गया, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक था आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट, यानी कि हाथी परियोजना, ये क्या थी, तो भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए 1992, ठीक है, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। तो एक पॉइंट स्टैटिक का आपका ये हो जाता है, क्योंकि अब देखो ये यूपी का पोर्शन है तो इसमें से जीएस कहीं भी पूछ सकते हैं या फिर हो सकता है कि कथन में क्वेश्चन पूछें, बाकी अदर एग्जाम देते रहे तो वहाँ भी इसका यूज होगा। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, तो उत्तर प्रदेश जो है उत्तरी उत्तर प्रदेश हाथी अभयारण्य कह सकते हैं, और एक आपका दिया गया है कि तराई हाथी अभयारण्य। अब उत्तरी उत्तर प्रदेश का जो ये हाथी अभयारण्य इसका दूसरा नाम उससे भी आगे देख लेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, ठीक है। और इसके साथ में एक है आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया जाएगा, ठीक है। अभी तो वर्तमान में ये है कि बनाया जाएगा, कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा हुई है, ऐसा इस तरीके से। तो टाइगर रिजर्व आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें शिवालिक वाले पोर्शन में, तो मैं क्या बोला कि ये कुछ उधर
पर्वतीय इलाका है, ठीक है, वहाँ से टच करता है, और ज़्यादातर पोर्शन यहाँ पर ये वाला आता है। तो उसके यहाँ पर हमने क्या बोला कि ये वाला क्या हो जाएगा, आपका शिवालिक वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। ये इस बात को आपने कवर कर लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हाथी रिजर्व के बारे में देखें। तो उत्तर प्रदेश में हाथियों के संरक्षण के लिए 2 प्रमुख हाथी रिजर्व स्थापित किए गए हैं। दो कौन से हैं? तो पहला तो आपका दिया गया है कि शिवालिक हाथी रिजर्व, ठीक है। इसकी स्थापना 2009 में होती है, और ये कौन से पार्ट को कवर करता है? तो सहारनपुर और ये बिजनौर जो जिला है वहाँ पर आएगा, ठीक है। ये गया तो यह राज्य का पहला हाथी रिजर्व था, फर्स्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश का, जो शिवालिक पहाड़ियों के वन क्षेत्र में स्थित है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है ना। तो जो शिवालिक वाला था ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पूछा गया है ना, ये वाला कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, आपने क्या देखा है, दूसरा देखना है। अब यहाँ पर क्या लिखा है दूसरा, तो ये स्थापना इसकी कब हुई? 2022 में। पेपर आपका कब हो रहा है? पेपर आपका हो रहा है 2025 में, ठीक है। तो हमको तो लगता है कि हम जीएस पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जीएस होती है वो, सॉरी, जो करंट होती है वो जीएस बन जाती है। तो अगर पिछले 2-4 साल की जो चीज़ें हैं, अगर उसमें कुछ बहुत ही मेन पॉइंट है, अगर निकाल करके रखते तो उनका यूज़ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन कौन से जिले को कवर करेंगे? तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। तो उधर क्या होगा, आसपास का इधर जो जंगल वाला एरिया होगा ना, वो वाला पूरा कवर करके कॉरिडोर बना देंगे, जहाँ पर हाथी आराम से आ सकें, जा सके, उनका आवागमन आराम से होता रहे, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाया गया। अब जैसे कि लखीमपुर में आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, किशनपुर के तरनिया घाट जो आपका बहराइच में पड़ता है, ठीक है। और ये बफर जोन, इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये इस रेंज को शामिल कर देंगे। बाकी सब सारी चीज़ें होती रहेंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। तो मोटा मोटी आप समझ गए हों कि मानव हाथी संघर्ष इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए वन्यजीव गलियारे बनाए जाते हैं, उनमें ही एक ये हाथी प्रोजेक्ट को लेकर के भी ये काम किया गया। अब जो उत्तर प्रदेश में ये बना, तो ये क्या था कि भारत का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है ना। तो ये पॉइंट आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, तो उसको हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ दूसरे वाले में, आपका सही उत्तर क्या हो गया था, क्या लिखा हुआ कि तराई हाथी रिजर्व दूसरा, जिसकी स्थापना 2022 में हुई। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए, ठीक है। और दूसरा, पहला आपका क्या था कि शिवालिक था, वो आपका सही हो गया। अब दुधवा हाथी रिजर्व, दुधवा क्या है, टाइगर रिजर्व है, उसे हम कवर कर लेंगे, है ना। देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, आपको मैप के बेस पे करनी है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो एक यहाँ पर देखो, एक पीलीभीत दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से एक यहाँ पर क्या दिया गया, रानीपुर दिया गया है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये उत्तराखंड का आपका कौन सा है, कारवट दिया गया है, इसी का एक बफर जोन में शामिल किया गया, उसे देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व को क्या है, तो कुल कितने हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो पॉइंट आपके लिए ये हो जाता है। पहला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, अगर देखें तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। अब दुधवा जो जंगल है, जो इसको मान्यता दी गई, ठीक है, तो ये आपका कब थी, मान्यता कब दी गई थी, तो ये आपका 1987 थी। लेकिन टाइगर रिजर्व का दर्जा जो दिया जाता है वो 2010 में दिया जाता है। 2010 में लिस्टेड होता है एज ए टाइगर रिजर्व। लेकिन भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है, कितने नंबर का, तो ये 16वें नंबर का है। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन अब बस याद रखना, क्योंकि लास्ट वाला जो है उससे क्वेश्चन पूछे गए, तो हमने इसको भी यहाँ पर ऐसे शामिल कर लिया। तो यह उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसमें दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर को कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है वो शामिल है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आता है, तो ये कहाँ पर है, बिजनौर जिले में। तो बिजनौर जिला यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन हो जाता है आपका बिजनौर का, ठीक है। दुधवा वाला आपका ये वाला दुधवा वाला पार्ट यहाँ पर हो जाता है, ये पहला हो गया, ठीक है। ये कुछ दुधवा इस तरीके से। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो ये किसका पार्ट, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश से लग रहा है, सॉरी, ये उत्तराखंड से भी बाउंड्री साझा कर रहा है, आपने ये देख लिया। अब उत्तराखंड से बाउंड्री साझा कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या है कि ये जिम कार्बेट, जिसको कार्बेट कार्बेट नाम से जानते हो ना, वो वाला टाइगर रिजर्व है। अब इसी के लिए देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसको लिस्टेड कब किया गया एज ए टाइगर रिजर्व, तो 2012 में किया गया। अब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यह कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड का एक विस्तार है, लेकिन प्रशासनिक रूप से उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा। यहाँ टाइगर रिजर्व के साथ साथ हाथी भी पाए जाते हैं। तो जो टाइगर रिजर्व का जो ये आपका जो ये दिया गया है ना कार्बेट का, उसी का एक फैला हुआ रूप है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में आ गया, तो उसको अमनगढ़ का नाम दे दिया गया, है ना। इधर जब उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को लेकर के। अब इसी तरीके से तीसरा जो आता है वो हो जाता है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है। जिला आपका कौन सा है, वो पीलीभीत है, उसी के नाम से। और आपकी स्थापना यानी कि लिस्टेड कब हुआ, तो 2014 में हुआ। और 2014 में हुआ, लेकिन ये किस नंबर का था, तो ये 46वें नंबर का था, यानी कि 46। फिर यहाँ पर क्या दिया गया है कि यह तराई आर्ट जो लैंडस्केप है उसका हिस्सा है, और यह बाघों की बढ़ती संख्या के लिए प्रसिद्ध है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब पढ़ते हैं रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये चित्रकूट जिले में है। अगर मैप पर देखें रानीपुर, तो ये आपको यहाँ पर दिखेगा रानीपुर। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया मैप पर अगर देखें तो। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2022 में हुई थी, और ये कई बार एग्जाम में, मतलब ये थोड़ा लेटेस्ट में था। ठीक है, तो पूछा भी गया लगातार कई एग्जाम में। तो किस नंबर का था? तो ये 53वें नंबर का था। ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है। लेकिन इसमें अगर पॉइंट अलग से कुछ देखा जाए तो क्या हो जाता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का यह पहला टाइगर रिजर्व है, और पन्ना टाइगर रिजर्व के जो ये पास में स्थित है। अब पन्ना टाइगर रिजर्व के पास में कैसे स्थित है? यहाँ पर देखिएगा, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व हो जाता है यहाँ पर, है ना, और फिर यहाँ पर देखिए ये पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाता है, जो कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाकी आपने पीलीभीत देख लिया, ठीक है, दुधवा देख लिया, ये सारे क्या हो जाते हैं? टाइगर रिजर्व हो जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हो गई, मुझे उम्मीद है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसका उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है? लेकिन अब आयोग पूछ रहा है तो हमें तो जवाब देना है कि अगर हमें नौकरी लेनी, पेपर अटेम्प्ट करना है। तो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन देखो ऐसे पूछा गया, क्योंकि अधिकतर चीज़ें क्या रहती हैं कि न्यूज़ में रहती हैं। अब वो बहुत कम ही चीज़ें होती हैं ना कि उस पर ध्यान जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये न्यूज़ है आपकी इसकी इंडियन एक्सप्रेस की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस रिसर्च, और ये अप्रैल 2025 की है। अगर आप इंटरनेट पर जाकर के देखोगे तो ये जिनकी जो ये किताब है, ये किताब क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमेशा चर्चा में रहती है, और पिछले कई महीने से, या लगभग कह सकते हैं 1.5-2 साल से जो चर्चा रहती है राजनीति में या संसद में या राज्यों में, भाषा को लेकर के विवाद होता है। भाषा के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की जाती है अपना पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। तो ये सब चीज़ें चर्चा में रहती हैं। तो वहीं पर एक किताब थी जिसके लेखक के बारे में पूछा गया था। किताब का नाम क्या था? कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि किताब का नाम क्या है और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये आपके हो जाते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, विकल्प बी आपका जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। अब इसकी विशेषता क्या है? तो ये सर्वेक्षण करवाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये जो सर्वे हुआ था वो, ये सारी चीज़ें उसी किताब में लिखी हुई हैं। और इसमें 179 जो लैंग्वेजेस थी, यानी भाषाएं थी, और 544 जो थी वो बोलियां थी, उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। ग्रियर्सन कौन थे? तो ये एक आयरिश भाषाविद थे, और जो ब्रिटिश जो इंडियन सिविल सर्विसेज में कार्यरत है। जैसे कि आजकल क्या होता है आपका यूपीएससी के द्वारा आईएएस जाता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में। ठीक है, उसी तरीके से यूपीएससी में, वैसे यहाँ पर क्या ब्रिटिशर्स में थे। इनका जो कार्यकाल था, इनका सर्वेक्षण आपका 1894 में शुरू होता है, और ये 1928 में ये पूरा होता है। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये क्या है? फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या? आइडेंटिफाई ओवर द 700 लिंग्विस्टिक वैराइटीज अक्रॉस साउथ एशिया बाय 1926 या 1927। ठीक है, 1927 की बात है, यानी कि वही 27-28 के आसपास में। तो यहाँ पर जो ये इन्होंने अपनी ये सर्वे करके अपनी बुक में ये बताया कि कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि भाषा के आधार पर पहला जो था आधुनिक तरीके से सर्वेक्षण इन्होंने किया था। तो बार बार इस बुक का जिक्र आता है ना, जब कोई विवाद उठता है। तो ये इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, यानी जिसने क्वेश्चन बनाया होगा तो ये भी बात है ना कि उसके दिमाग में कहाँ से क्वेश्चन आया होगा। तो कुछ इस तरीके से जब आप कभी पढ़ो तो रिलेट करके पढ़ो। जब इतनी बड़ी न्यूज़ है तो बस आपको ये देखना है, अच्छा ये बुक का चर्चा हो रही है। ठीक है, लिखा कब गया था, कि किसने लिखा था, बस आप पढ़ लिए, आपका एक लाइन का क्वेश्चन तैयार हो गया है ना। ये सब यही होता है फायदा, कि हमें एनालिसिस कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और 4-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करके हमें दूसरों से आगे कैसे जाना है, एडवांटेज कैसे लेना है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था ये था कि महर्षि वाल्मीकि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है। ये हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में कवर किया था। तो आप जानते हैं कि जो अयोध्या धाम है ना, उत्तर प्रदेश, वहाँ पर है। इसको क्या नाम दे दिया गया कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, अयोध्या धाम या अयोध्या एयरपोर्ट, इस तरीके से, या फिर हवाई अड्डा। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ लिखा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट हैं वो कितने हैं, हम इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं कवर किया तो इसे कवर कर लीजिएगा, सबके मैंने नाम भी बताए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हैं, यानी कूट मतलब कोड का, और सही उत्तर चुनना है हमें। तो सूची फर्स्ट दी गई है, सूची सेकंड दी गई है। अब यहाँ पर दी गई हैं परियोजनाएं, ये परियोजनाएं हो जाती हैं। यहाँ पर दी गई हैं नदियाँ, तो ये परियोजनाएं हो जाती हैं। तो इसमें कौन सी परियोजना किस नदी पर है, कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको वहाँ पढ़ने में दिक्कत है, विजुअल है नहीं है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा विजुअल दिख रहा होगा आपको, विजुअल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया कि आगरा बैराज परियोजना, ठीक है, राजघाट बांध परियोजना, बदायूं सिंचाई परियोजना और कन्हा सिंचाई परियोजना। नदियों के नाम रामगंगा, यमुना, पगन और बेतवा। ठीक है,
अब जाहिर सी बात है कि इतनी परियोजनाएं हैं, इतनी नदियां हैं, लेकिन हमसे सिर्फ यही क्यों पूछा गया? कि आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या कुछ सोच पा रहे हो? मतलब ये होता ना कि इतना पैटर्न बदल दिया, पूछ तो रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा बार पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ रखा, वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं? तो होता क्या कि सारी चीज़ें करंट से रिलेट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेलीग्राम पे जो हमसे जुड़े उनसे पूछते नहीं मैं कैसे पढ़ूँ, तो मैं बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप करंट से रिलेट करके, जोड़ करके पढ़ो। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं? तो आगे आप यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने एक पेपर की कटिंग लगाई। पेपर था आपका अमर उजाला, ठीक है, और समय आपका था 26 अक्टूबर 2024 का, लेकिन पेपर होता है आपका जनवरी 2025 में, ठीक है, यानी कि लगभग आपका कुछ महीने बाद ही। यहाँ पर एक न्यूज़ छपी थी कि आगरा नगर निगम सदन ने वैराज किया मंजूर, शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव, होगी प्रक्रिया शुरू, कुछ इस तरीके से। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें क्या थी, न्यूज़ में थी, ठीक है, ये चीज़ें न्यूज़ में थी या न्यूज़ में रहती हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये होता है कि लोगों के दिमाग में आता है कि हमने बजट तो पढ़ लिया, लेकिन बजट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। यहाँ पर देखिए कि बजट और वित्तीय विवरण कुछ इसी योजना का दिया गया है। तो कुल लागत लगभग कितनी 300 करोड़ है, और वित्तीय वर्ष आपका 22-23 में आवंटन किया गया था, जिसमें आपका भूमि अधिग्रहण के लिए, निर्माण के लिए जो भी इतना दिया था। तो आपको ये याद नहीं रखना, बस ये अगर एनालिसिस कर रहे हो तो आपको को रिलेट करना है कि कुछ भी कैसे पढ़ा जाए। तो जब अब आप कभी ये चीज़ें पढ़ो ना कि बजट में ये चीज़ें आई हैं, ठीक है, पूछी गई हैं, लेकिन बजट हमसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ क्या लग रहा है कि चीज़ें कुछ न्यूज़ में हैं, कुछ बजट में दिया गया है, तो सीधे उस योजनाओं के नाम इस तरीके से लिस्टिंग में पूछा जा रहा है, क्योंकि पेपर को थोड़ा टफ करके। तो ये कहाँ पर हो जाता है, आगरा नगर निगम, ये सारी चीज़ें आपने देख ली यहाँ पर। अब यहाँ पर डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो आगरा बैराज जो परियोजना है या प्रोजेक्ट है, ये क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यमुना नदी पर एक रबर डैम बनाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। उद्देश्य क्या है इसका? तो यमुना नदी के जो जल स्तर है, यानी कि वाटर लेवल है, उसको स्थिर बनाए रखना, यानी स्टेबल रखना, और कटान को रोकना, और जो ताजमहल के पास में जो नदी का दृश्य है ना, व्यू है, उसको बेहतर बनाया जा सके। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। तो पहला यहाँ पर क्या हो जाता है कि आगरा वाला, तो आपका कहाँ हो जाएगा, पहला वाला आगरा आपका हो जाता है यमुना नदी, ठीक है, आपने देख लिया। फिर आता है यहाँ पर राजघाट बांध परियोजना। राजघाट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो राजघाट के बारे में देखें, ये वाली चीज़ें सबसे पहले देख लेते हैं कि ये आपको क्यों यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चर्चा में 12 अगस्त 2023, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये ओल्ड चीज़ें आप दिखा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए कि समय समय पर किसान आंदोलन करते रहे हैं इस परियोजना को लेकर के। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, कौन सा, ये हमें जो हमने कटिंग लगाई कि रामगंगा बरेली बदायूं सिंचाई परियोजना आंदोलन, ठीक है। यानी कि जो चीज़ें चर्चा में आपसे करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये है क्या, ठीक है, यहाँ पर गांव में क्या मिलेगा, जब ये बन जाएगी तो गांव के जो किसान होंगे सिंचाई के लिए यहाँ पर उनको पानी मिलेगा। कौन कौन से जिला, तो बरेली और बदायूं के, ठीक, किसान होंगे वहाँ पर। तो बदायूं सिंचाई परियोजना जो है वो बरेली और बदायूं के लगभग जो कुछ गाँव होंगे वहाँ के जो किसान हैं उनकी सिंचाई के लिए शुरू की गई परियोजना। और इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है तो रामगंगा नदी पर बैराज बनाकर जल को रोकना, उसका संचय करना, और फिर उसके माध्यम से किसानों को पानी पहुंचाना, उपलब्ध कराना, जिससे कि वो सिंचाई कर सकें। तो नदी कौन सी हो गई, आपकी रामगंगा नदी हो गई। जिले कौन से हो गए, आपकी बदायूं और बरेली हो गई, ठीक है। लेकिन परियोजना का नाम क्या है, तो बदायूं सिंचाई परियोजना। बस ये 3 पॉइंट जो हो गए आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3, कुछ इस तरीके से आप पढ़ने की कोशिश किया करो। अब यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपने क्या देख लिया, आपके बदायूं सिंचाई परियोजना ये देख लिया, सॉरी तीसरे नंबर पे। तो ये आपकी कहाँ हो जाती है, ये आपकी हो जाती है रामगंगा नदी पर, ठीक है। अब राजघाट परियोजना जो आई थी, जिसको हमने स्किप कर दिया था, उसको देख लेते हैं। तो राजघाट में क्या दिया गया कि राजघाट बांध परियोजना कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त जल संसाधन परियोजना है, ठीक है, जो कहाँ पर स्थापित किया गया, जो बेतवा नदी पर स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बहुउद्देश्य है। बहुउद्देश्य मतलब एक से ज़्यादा है। तो कैसे, सिंचाई के लिए, पीने वाले पानी की आपूर्ति के लिए, ठीक, जल विद्युत उत्पादन के लिए, तो इस तरीके से हो जाता है। और यह मध्य प्रदेश का जो जिला हो जाता है आपका अशोकनगर जिले में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा पार्ट हो जाता है, वो ललितपुर जिले का। तो ये देखिए यहाँ पर ये आपका ये वाला पोर्शन ललितपुर वाला दिखेगा ना, लेकिन कहाँ पर इस तरीके से बना हुआ, तो कुछ पार्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा यूपी में, कुछ पार्ट आपका एमपी में हो जाएगा। अब कोई ऐसा काम है जो दूसरे राज्य के साथ में मिल करके या साझा करके कोई परियोजना चल रही, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी होता है ना कि पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी और देशों के बीच में जो भी योजनाएं परियोजनाएं काम होते हैं, उनसे करंट से क्वेश्चन बनते हैं। आप पेपर दे रहे हैं तो आप देख रहे होंगे। तो उसी तरीके से जब कोई योजना पढ़ना, कोई चीज़ पढ़ना, किसी राज्य से जुड़ रही हो, किसी देश से जुड़ रही हो, तो उसको प्रायोरिटी देना, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है।
तो आपका जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अभी उत्तर क्या, ये जो मिलान करना था राजघाट वाला, तो ये आपका क्या हो जाता है, राजघाट वाला, बेतवा वाला सही हो जाएगा, है ना, विकल्प डी वाला। अब एक बचता है यहाँ पर कि कन्हार सिंचाई परियोजना। अब कन्हार के बारे में देख लेते हैं। ये भी आपका न्यूज़ में रहा 2 अक्टूबर 2024 को, तो ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ थी। इसी तरीके से देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 को न्यूज़ आती है, ठीक है, 24 में भी न्यूज़ आती है, यानी कि कुछ चीज़ें यहाँ पर क्या है, आपके लगातार करंट में बनी हुई हैं, ठीक है। कोई विवाद चल रहा है, कोई आंदोलन चल रहा है, कोई बजट दिया गया है, तो वही क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर पूछे गए, हमने डेट के साथ में आपको दिखाया, ठीक है। अब इसको 2027 तक पूरे करने की बात कही जा रही, कुछ इस तरीके से है। तो कन्हर के बारे में देख लेते हैं, परियोजना जो भी है। तो कन्हर सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के जो सोनभद्र जिला है वहाँ पर है, ठीक है। और कहाँ पर, तो कन्हर और जो पगन नदियाँ हैं उन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपसे देखो कन्हर परियोजना है, लेकिन यहाँ पर कन्हर जो आपके जो विकल्प में है वो कहीं नहीं लिखा है, देखो, ठीक, कन्हर नदी नहीं लिखी है, ठीक है, पगन नदी लिखी हुई है। तो आपका यहाँ पर जो कन्हर हो जाएगा तो सी से मैच हो जाएगा, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पहले एक का दिया गया है बी, ठीक है, दूसरे का दिया गया है डी, तो बी और डी इसमें यहाँ पर दिख रहा है, और ए और सी, तो ये वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये चीज़ें, इस तरीके से चीज़ें आपने यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी मैच कर सकते हो अगर वहाँ पर देखने में दिक्कत है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब देख लेते हैं कन्हर के बारे में। तो अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक तो इसमें इतना विवाद है। अब राज्य कौन कौन से शामिल है, तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, क्योंकि उधर है बॉर्डर वाला इलाका चला जाता है ना, यानी कि सोनभद्र जिले में, तो वहाँ पर होगा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जल भराव होगा। जब परियोजना बनाई जाती है तो यहाँ पर पानी जो आ रहा होता है उसको पहले इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद में अपने हिसाब से उसको अलग अलग रूट में और अलग अलग जो क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से पानी को डाइवर्ट किया जाता है, कि पीने के लिए, बिजली बनाने के लिए, सिंचाई के लिए, इस तरीके से। तो वो जहाँ पर जल भराव होगा वहाँ पर क्या है, अधिकांश आदिवासी समुदाय रह रहे हैं, तो उनको भी वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसलिए जब इतने लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा तो उसमें कुछ विवाद होते हैं, तो इसलिए परियोजना क्या हो जाती है, विवाद में फंस जाती है। तो इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इस परियोजना जो कन्हर सिंचाई परियोजना है, इसका शिलान्यास कब हुआ था, 1976 में, लेकिन अभी भी इस पर काम चल रहा है, यानी कि पूरी तरीके से बन नहीं पाई है। अब इसका विवाद क्या है, देखो दैनिक भास्कर ने कवर किया तो हमने यहाँ पर चीज़ें लगा दी। तो 6 अक्टूबर 1976 को इसका शिलान्यास किया गया था, उस समय जो मुख्यमंत्री थे ND तिवारी साहब, ठीक है, उनके द्वारा। और फिर भी अभी यहाँ पर देखो इस पर काम चल रहा है, विवाद चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहले वाली क्लास में हमने आपको इसको मैप के बेस पे कवर किया था, ये वाली परियोजना नहीं, लेकिन अदर चीज़ें जैसे कि रिहंद जलाशय, ठीक है, अब ये कहाँ पर देखो, थोड़ा यूपी में है, थोड़ा MP में है, ठीक है, फिर यहाँ पर ये सोन नदी हो जाती है, फिर यहाँ से कौन सी चीज़ें जाती हैं, इसी तरीके से हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया कि कन्हर जलाशय है, ठीक है, इस तरीके से ये परियोजना को मंजूर किया गया था, तो ये मैप उस समय बनाया गया था, तो उसको हम यहाँ पर आपके सामने लगा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन सबको जोड़ेंगे, पानी रोकेंगे, तो कुछ इस वाले इलाके में, अब यहाँ पर कुछ MP का, बिहार का, कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ देखो अलग अलग जो है राज्य क्या है अपना यहाँ पर मंजूरी दे रहे हैं, ये बिहार की बाउंड्री टच करती है, लेकिन यहाँ पर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सारी सरकारें यहाँ पर जो भी मंजूरी दे रही है। कहने मतलब है कि आपको जब इस तरीके से पढ़े कि चीज़ें विवाद में कुछ है, उनको मैप उठाओ, पढ़ लो, पॉइंट नोट कर लो, पूरी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप इतना एनालिसिस करना समझ जाओगे ना, तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, कम पढ़ के अच्छा कर पाओगे, ठीक है। बस ये एनालिसिस का फायदा यही होना चाहिए, बस वही हमारा थोड़ा सा छोटा सा एक प्रयास, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि पेपर तो 2025 में हो रहा है, लेकिन हमसे 2023 के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो जब कोई राज्य को लेकर के इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है तो वो लंबे समय तक भी पूछी जाती है, इसलिए अगर आप अपने पॉइंट या अपने नोट्स लिख करके चीज़ों को रिफाइन करके रख रहे हो तो आप सबसे आगे जाने वाले हो। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि आगरा। ये क्या था कि भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपने देख लिया नेम हुआ थर्ड, ठीक है, स्मार्टेस्ट सिटी इन द कंट्री, लेकिन ये कॉन्क्लेव कब हुआ था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ कॉन्क्लेव 2023 हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में। टाइमिंग इसकी कब है, तो 26 से 27 सितंबर को, ठीक है। तो जब राज्य को लेकर के कुछ आए तो वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपको पढ़ना है करंट या GS या पॉइंट कुछ भी इस तरीके से रिलेट करके पढ़ना, ठीक है, सबसे आगे जाओगे, ठीक है, एग्जाम में हमेशा आगे रहोगे। फिर क्या लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इनके बारे में आप जानते हैं, और इससे पहले वाले जो 2 क्लासेस में उनमें हमने छोटे छोटे पार्ट को कवर किया। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सतीश महाना जी।
अब देख लेते हैं इसके बारे में, विधानसभा से लेकर के जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इससे पहले हमने कवर किया था, उसी पॉइंट को यहाँ पे रिवाइज करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो इस समय विधानसभा चल रही है, यानी कि 18वीं, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सतीश महाना साहब हैं। पहली विधानसभा यानी कि जो चुनाव हुए उसके बाद में जो विधानसभा हुई, तो उसका समय क्या था, तो 1952 से लेकर के 1957 तक था। और उसमें अध्यक्ष कौन थे, यानी कि पहली विधानसभा के तो आत्माराम गोविंद खेर थे। 18वीं विधानसभा का जो समय है तो वो 2022 से लेकर के 2027 तक है। और अध्यक्ष तो आप जानते हैं ना, जैसे आपने देखा। उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और समय था आपका 1937 से लेकर के 1950 तक। अच्छा, 1937 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो क्यों लिखा हुआ है 1937 में, उत्तर प्रदेश को लेकर के ऐसा खास क्या हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर आपने देखा क्या हो जाएगा, विकल्प बी सतीश महाना साहब। ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित चिड़ियाघरों में से किसका नाम शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान है, यानी कि ठीक है, जू है यानी उत्तर प्रदेश का, उसमें पूछा गया है कि जो जूलॉजिकल पार्क है उसका नाम ये शहीद अशफाक उल्ला खान। तो आप देख पा रहे हो कि आपको पता भी होगा कौन सा हो जाएगा, ये गोरखपुर हो जाएगा। तो विकल्प बी जो आपका होगा वो सही उत्तर होगा यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, ठीक है, गोरखपुर। अब यहाँ पर जो हमें डेट मिली, मान्य जो बताया जा रहा है, मान्य समय आपका वो है 27 मार्च 2021 को। ये यानी कि जो आम पब्लिक थी उसके लिए ये ओपन कर दिया गया। बाकी एग्जाम में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से डील कर लेना। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया था कि देवनागरी लिपि का जो है विकास जो है वो किस लिपि से हुआ है। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। अब ये आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हिंदी या देवनागरी ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये मेंशन नहीं था, लेकिन भाषा के आधार पर यहाँ पर पूछा गया है तो आपको क्वेश्चन तो करना ही है। अब देवनागरी लिपि से क्वेश्चन पूछा गया तो आप हमने जो चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखी हैं वो कहाँ से ली हैं। तो एक था कि देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये आपकी एक किताब या पीडीएफ जारी की गई थी भारत सरकार केंद्रीय हिंदी निदेशालय उच्चतर शिक्षा विभाग के द्वारा। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत है। ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आधुनिक लिपि का मतलब ये होता है कि स्क्रिप्ट, मतलब कोई जो भी स्क्रिप्ट है, यानी कि हम अपनी बातें जो हैं वो लिख करके किसी को बता सकें। तो माना जाता है कि ये कहाँ से शुरू हुई, ये शुरू हुई मेसोपोटामिया से। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिपियों में जो भी चीज़ें लिखी हुई यहाँ पे लिखा हुआ कि पहली लाइन देखिए कि बृहत्तर ब्राह्मी लिपि परिवार जो भी आता है देवनागरी का उद्गम है, यानी कि जो भी देवनागरी कहाँ से आई आपने देखा तो ब्राह्मी लिपि से आई। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो जाती है अगर आप पढ़ना चाहें, क्योंकि जब इतना डीप में जाके पूछ रहा है तो हम आपके सामने थोड़ा रखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। जो प्राचीन लिपि थी, ठीक है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के 350 ईसा पूर्व तक ये चलती रही। ठीक है, कौन सी, ब्राह्मी लिपि। और इसके बाद में भारतीय इतिहास में कला साहित्य के उत्कर्ष का जो स्वर्ण काल समझे जाने वाला कौन सा समय था, गुप्त काल। इसमें ब्राह्मी जो लिपि थी तो वो क्या हुई, दो प्रचलित शैलियाँ हुई। कौन सी, एक उत्तरी हुई। ठीक है, तो उत्तरी लिपि को लेकर के यहाँ पर जो गुप्त काल थे, गुप्त शासकों ने उसको गुप्त लिपि का नाम दे दिया गया। अब गुप्त लिपि से ही कुटिल लिपि का विकास हुआ। ठीक है, इसका प्रभाव जो था 6वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। और देवनागरी लिपि का विकास जो हुआ था वो कुटिल लिपि से हुआ था, इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर ये लिख देता कि ब्राह्मी मत नहीं लिखता और कुटिल लिपि लिख देता या फिर गुप्त काल लिपि लिख देता, तब भी वो क्वेश्चन सही होता। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट यहाँ पर थे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहें तो आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कुटिल लिपि, और फिर बाकी पैरा पढ़ सकते हैं तो और भी पॉइंट आपके काम आ सकते हैं। आपके एग्जाम के लायक जो भी पॉइंट यहाँ पर बन सकते हैं, तो संविधान में क्या है कि कुछ भाषाएं जो है वो जो क्या है अधिसूचित की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 22 भाषाएं शामिल हैं संविधान की। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो 22 भाषाओं में से क्या है कि जो 13 भाषाएं हैं, यानी कि इनमें क्या है देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाओं की संख्या कितनी है, तो वो 13 है। और 13 भाषाएं कौन सी, यानी कि देवनागरी लिपि में हम उन भाषाओं को लिख सकते हैं, जैसे कि हिंदी को तो हम लिखते हैं, संस्कृत को लिखते हैं, सारी भाषाएं यहाँ पर 15 लिखी हुई हैं, है ना। 15 में से सिर्फ असमिया और उड़िया नहीं है, बाकी की बची जो 13 भाषाएं हैं उनको हम देवनागरी लिपि में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए हो जाते हैं। और ये भारत सरकार का जो आपका जो सोर्स है वहाँ से हमने उठाया हुआ है, तो जाहिर सी है चीज़ें सही है आपको रहेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई पेपर अप डाउन होता है तो आप यहाँ से सीधे जाके क्लेम भी कर सकते हो इसका रेफरेंस दे करके। अब बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया। तो
कहाँ पर दिया गया, तो आप जानते हैं कि ये सारनाथ आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बुद्ध का जो पहला उपदेश था। तो लगातार यहाँ पर क्या कि 49 दिनों के ध्यान के बाद में बौद्ध गौतम ने क्या हुआ कि बिहार में बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पर, पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा, किस नदी के किनारे हुई थी, क्या आप ये बता सकते हैं, क्या आपको पता है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश का जो बनारस शहर है ना, वहां पर एक गांव था आपका सारनाथ, वहां पर दिया था। अब देखो, जिससे पहला जो पेपर हुआ था वहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश में बनारस शहर के पास में सारनाथ है, वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, आपने अगर पिछले क्लास की है तो आपको याद हो गया होगा। अब देखो, वैसे ही क्वेश्चन फिर यहाँ उसी लोकेशन, उसी से आसपास की इन्फॉर्मेशन से पूछा गया है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, सारनाथ हो जाएगा। देखो, बाकी लुम्बिनी, गया, कौशाम्बी, ये भी इनसे जुड़े हुए हैं। तो इन सारे ऑप्शन के बारे में, मतलब ये शब्दों के बारे में जब आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या। अब इनका जो उपदेश था, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, उसको कहा जाता है धम्मचक्र प्रवर्तन, लेकिन कहीं कहीं लिख देते हैं धम्मचक्र प्रवर्तना सूक्त। ठीक है, ये अपना उस तरीके से अपना यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पर इनके कुछ क्या थे, तो 4 आर्य सत्य थे। ठीक, अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया, और इसमें क्या उपदेश थे, इनके मूल शिक्षा थे, जो भी न्यू थी, ये सारी चीजें हैं। ऐतिहासिक महत्व इसका क्या है, तो सारनाथ में क्या है कि धमेक स्तूप जो है वहां पर स्थित है। कहाँ पर, सारनाथ में, जहां पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। यह स्तूप कब बना, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में निर्मित हुआ था। ठीक है, टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। जो बौद्धिस्ट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फेमस है और महत्वपूर्ण है। अब उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता जो बोर्ड है उसकी स्थापना, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ था, तो इसके बारे में देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर ये लिख दिया, लेकिन अगर भी आरओ का या कुछ एग्जाम होता तो ऐसे लिखा जाता कि UPSBD। ठीक है, अगर ऐसा कहीं लिखे मिले और इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको कंसिडर कर लेना है ना। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो गठन कब हुआ था, स्थापना कब हुई, तो लिखा हुआ है कि 28 सितंबर 2006 को हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। कैसे हुई थी, तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 उसकी धारा थी 2022, उसके अनुसार हुई थी। बाकी सारी चीज़ें देखो यहाँ पर मेंशन आप पढ़ सकते हो, मैंने इनकी खुद की वेबसाइट से ये सारी चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, अब डिटेल में जाकर के चाहे तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि UPSBB। ठीक है, सॉरी ये डी नहीं, ये बी होगा, तो बी होगा। ठीक है, बी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। तो एग्जैक्ट यहाँ पर डेट पूछी तो 28 सितंबर 2006, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 28 सितंबर 2006। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट आपको ध्यान में रखना, याद रखना है। बाकी डिटेल में जाओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, ये सीधे वेबसाइट है, ओपन करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 28 सितंबर 2006 और अधिनियम 2022 उसकी धारा, सॉरी अधिनियम 2002 और धारा भी 22 हो जाती है। अब आपके एग्जाम के लायक जो पॉइंट होते हैं उन्हें देख लेते हैं। वो क्या है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव जो अभयारण्य है, ठीक है, या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पर है, तो चंदौली जिले में आती है। इसी तरीके से कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है, वो बहराइच जिले में। और इसी तरीके से आपका जो चौथा देखें यानी कि बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, तो वो संत कबीरनगर जिले में है। इसी तरीके से 5वां ललितपुर में है, तो ललितपुर में कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़े थोड़े पॉइंट डाल करके एक एक करके आपको रिवाइज कराते रहना। ठीक है, मतलब इसी तरीके से कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें आपको पता रहे। अब तीसरा हमने यहाँ पर छोड़ रखा है। तीसरा में क्या दिया गया है कि कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ये कहाँ पर है, आपका वाराणसी जिले में स्थित है। अब देखो, एग्जाम हुआ था 19 जनवरी 2025 को। ठीक है, एक मीटिंग में। दूसरी मीटिंग में पेपर होता है 19 जनवरी 2025, यानी कि सेम डेट में दूसरी मीटिंग में। ठीक है, और सेम आयोग ही प्रश्न मतलब क्वेश्चन करवाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पेपर था आपका UPSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2025 में। ठीक है, 19 जनवरी को ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया कि कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पर क्या कंसिडर करना है कि टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये पूछा गया है। 3 कथन दिए गए, UPSSC का एग्जाम है। ठीक है, और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। कथन क्या है कि यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपने देखा कि हाँ ये सही है। फिर लिखा हुआ है कि यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि देश का पहला है और मीठे पानी का, और कहाँ पर है, यूपी में है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये पॉइंट जो है वो सही हो जाता है।
फिर आगे लिखा हुआ है कि कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। क्या ये पॉइंट सही है? तो इसको देख लेते हैं, इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक वेबसाइट ओपन की भारतीय वन्यजीव संस्थान की, ठीक है। वहाँ पर डिटेल में हमने जा करके देखा तो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ पर स्थित है, कैसे क्या है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो नदी में छोड़े जो कछुओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीज़ें थी। तो कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए इन्हें छोड़ा गया था। फिर आगे क्या लिखा है इन्होंने कि हिंदू परंपरा के तहत अंतिम संस्कार के बाद नदी में फेंक दिया जाता है। नदी, ठीक है, और वाराणसी यानी कि काशी शहर की पवित्र स्थिति के कारण दूर दूर से लोग अपने परिवार के सदस्यों और अन्य करीबी लोगों के अंतिम संस्कार करने आते हैं। अक्सर आधे जले हुए जो शव होते हैं और धार्मिक अवशेष नदी में विसर्जित कर देते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना गंगा एक्शन प्लान ने कछुओं के प्रजनन और नदियों में छोड़ने का समर्थन किया था। ठीक है, तो देखो ये जो पॉइंट आपसे पूछ लिया गया तीसरा वाला, यानी कि ये सही हो जाता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, है ना, ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी जो PYQ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, तो जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तब चीज़ें मिलती हैं। हमने एक चैनल पर इस क्वेश्चन का जवाब देखा तो उन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये सही है, ये सही है, और बाकी ये कहीं ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है, तो बस अभी के लिए यही सही है। मतलब बहुत बड़ा चैनल, उन्होंने बस दो ही बताया कि ये सही है, तीसरा गलत है। तीसरा क्या है मैंने आपके समक्ष यहाँ पे रख दिया और खुद जाकर के आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तीनों सही है ना। बाकी आपको कुछ मिले तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है क्या, कि सारनाथ वाराणसी में भी स्थित है कछुआ पुनर्वास परियोजना के तहत, और कुकरेल में भी तो प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। क्या है, याद रखना कि कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर, तो आपने देखा कि वाराणसी में है और कुकरेल वन में है। और कुकरेल वन को लेकर के बहुत सारे करंट अफेयर भी है, पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखने हैं। कुछ करंट अफेयर वहाँ की GS बन चुकी है, कुछ बनने वाली है, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुकरेल कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। अब देख लेते हैं आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ताजमहल की जो पुरातात्विक योजना है वो किसने तैयार की थी, है ना। ताजमहल की पुरातात्विक योजना यहाँ पर हो जाता है कि हु हैज़ प्रिपेयर्ड आर्कियोलॉजिकल प्लान ऑफ ताजमहल। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, आयोग ने भी देखो यहाँ पर ये जो दिया था उसकी हमने जो मास्टर की का वहाँ पर हमने कट लगा रखा है। बाकी ताजमहल के बारे में आपको डिटेल से हमने पढ़ा रखा है कि इसको कब घोषित किया गया, किसने बनवाया, इसका इतिहास का है क्या है। तो जो प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट आपको दी गई तो उसमें से जब चीज़ें आप करोगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर उस्ताद अहमद लाहौरी का नाम आता है। अब यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया, तो 1983 में, 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे नामित किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि भारत में मुस्लिम कला का रत्न और विश्व की विरासत की क्या है ये सर्वत्र प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, कभी कथन में डाले तब के लिए। तो अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हो तभी वहां पर आप क्वेश्चन टिक सही टिक करोगे, क्योंकि लिखना तो है नहीं, आपको टिक ही करना है। एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा ये हो जाता है कि ताजमहल को दिसंबर 1920 में, माफ करना 1920 में राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए हो जाता है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं, आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको टेस्ट कर देना है, रिवाइज करना है, छोटी छोटी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी है आपको इस तरीके से नोट्स, मैप बेस्ड और कंप्यूटर में जिस तरीके से यहाँ पर मशीन लर्निंग के नोट्स है, जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, नया पैटर्न है, वो सारी चीज़ें बदल करके आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन करना है, सारी चीज़ें आपको लगभग चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। प्रश्न संख्या जो आपकी 12 है उसमें क्या पूछा गया कि उत्तर वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग था, फिर उसके बाद में क्या आता है, उत्तर वैदिक युग आता है। तो उसमें ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, मध्य देश है, ब्रह्म ऋषि देश है, ये भी दोनों, या फिर उत्तरापथ है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो मध्य देश और महर्षि ब्रह्म ऋषि देश, क्योंकि ये ऋषियों की भूमि रही है और ये इसको मध्य देश का भी दर्जा दे दिया जाता है, क्योंकि कुछ यहाँ पर इसके उत्तर में है, अगर देखें तो। और यहाँ पर क्या हो जाता है, इधर तो जब NCERT पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इस वाले पोर्शन को कभी क्या मध्य देश के नाम से भी इसको उल्लेखित किया गया है वहाँ पर।
तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प सी उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इस तरीके से। उत्तर प्रदेश के जो पहले के नाम है, पूर्व नाम, तो ब्रिटिश काल में आप पढ़ते आए हैं कौन कौन से, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ठीक है, 1902 में इस क्षेत्र को यह नाम दिया गया था। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो हो जाता है कौन सा, इसको संयुक्त प्रांत कब कहा गया था, तो 1937 में से संक्षेप में संयुक्त प्रांत कहा गया था, है ना। फिर इसी तरीके से अब आगे देखें तो अभी तक जो हमसे पूछा जाता था तो ये वाला पूछा जाता था, ये वाली इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पूछी जाती थी। अब लेवल इन्होंने इंक्रीज कर दिया तो और ये पीछे चले गए। तो ब्रह्म ऋषि देश, मध्य देश, इसको वैदिक काल में कहा जाता था। ठीक है, अब 1950 में क्या कर दिया गया और नामकरण कर दिया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद में संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, तो उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए और 3 तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, ये क्या हो जाती है आपकी आधुनिक हो जाती है, ये प्राचीन हो जाती है, और ये जो वर्तमान में चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपका सही होगा। फिर क्वेश्चन देखो सारनाथ से ही पूछा गया। ठीक है, फिर जिक्र आता है एक ही पेपर में कि सारनाथ के जो अशोक स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा पशु नहीं पाया जाता है। तो सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है उसमें पूछा गया है। ठीक है, कौन नहीं पाया जाता, तो कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो शेर पाया जाता है, ठीक है, हाथी पाया जाता है, घोड़ा पाया जाता है, सांड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको सब कुछ मिल जाता है, यानी कि बैल यानी कि सांड, घोड़ा, हाथी सब मिल जाता है, और यहाँ पर लॉयन मिल जाता है ना। लेकिन यहाँ पर जो बाघ लिखा हुआ है यानी कि टाइगर, वो नहीं पाया जाता है। तो विकल्प डी आपका जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था, है ना, नॉट फाउंड अशोका पिलर में। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुत सारे जानवर, इतने जानवर कहाँ हैं। तो आप ये देखेंगे कि इतने सारे जानवर जो उत्तर आप ऊपर आप देखेंगे कि ये लॉयन है। ठीक है, कितने हैं, 4 इस तरीके से दिखाए गए हैं। ये अशोक का स्तंभ था जो इस समय कहाँ पर, ये म्यूजियम में वहाँ सारनाथ में रखा हुआ है। ठीक है, और बाकी नीचे का जो पिलर है जहाँ पर था वो अपनी जगह पर ही अभी भी स्थित है। तो बाकी यहाँ पर जो चक्र देखते हैं ये हो जाता है, बाकी आसपास के जो बाकी जो जानवर देखते हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, इस जो पिलर है इसके आसपास पे बने हुए हैं। तो इनके नाम ये इस तरीके से यहाँ पर है, नाम भी लिखे हुए हैं इस तरीके से, लिखे भी हुए सारी चीज़ें। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो ये दैनिक भास्कर का जो भी है यहाँ पर मैंने लगा रखा है डिटेल, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, कौन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। ठीक है, विकल्प ए जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा, तो ऐसे भी याद ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, अभी एक क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में लेखक, रचनाकार, ये उत्तर प्रदेश में के जो GS है उसमें पूछा जा रहा है, लेकिन पहले सिर्फ हिंदी में ही आता था। लेकिन ये रचनाकार जो पूछ रहे हैं वो बस वही पूछ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश से हैं। तो कभी पूछ रहे हैं कि रचना कौन सी है, कभी पूछ ले रहे हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि पढ़ना तो इस तरीके से पढ़ना। ठीक, को ये पुरस्कार कब दिया गया कि उत्तर प्रदेश के जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन बन रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा, वो कब राष्ट्रपति रहे, या फिर उनको कौन सा सम्मान मिला, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ना तो इसको कंसिडर करना। तो अब ये जग जाहिर है कि इनकी कौन सी प्रसिद्ध रचना है, वो मधुशाला है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भग्नदूत, इतलाम, ठीक है, और चिता ये नहीं है, विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अब इनके बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो जीवन परिचय में देखेंगे तो इनका नाम क्या था, तो हरिवंश राय श्रीवास्तव था, लेकिन बचपन में इनको बच्चन बच्चन कहा जाता था। तो लास्ट में क्या कर दिया इन्होंने, इनका जो पेन नेम था, यानी कि जो लेखक अपना नाम यूज करे, तो वहाँ पर इन्होंने बच्चन यूज कर लिया था। ठीक है, तब से सब बच्चन बच्चन चलने लगा। अब इनके जन्म के बारे में देखें तो बहुत जगह पर लिखा हुआ कि इलाहाबाद में है हुआ था, जो प्रयागराज में है, लेकिन कई जगह पर लिखा हुआ कि यहाँ पर कहाँ पर हुआ था, कि प्रतापगढ़ में हुआ था। बाकी को जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से डील कर लेना, क्योंकि कई जगह पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब इनकी आत्मकथा का क्या नाम क्या है, तो इनकी आत्मकथा जो है उसके पार्ट है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी के। तो इतने पार्ट है, कौन कौन से हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। ये क्या करते थे, एकतर कविताएं लिखते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब इनकी जो आत्मकथा थी उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। क्या नाम था, किसके द्वारा दिया गया था, तो बिरला फाउंडेशन के द्वारा उनकी आत्मकथा पर। ठीक है, पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था 1976 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1968 में। ठीक है,
1968 में। अब किसके लिए मिला था? तो दो चट्टानें, ठीक है, ये क्या थी? इनकी एक कविता संग्रह, काव्य संग्रह, उसके लिए इन्हें मिला था। तो ये पॉइंट 1, 2 और ये लास्ट वाले ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी ये वहाँ से जुड़े हुए थे अपना लेखन से, तो ये मुंबई चले गए थे, तो उनका जो मृत्यु वहाँ पर है। तो जन्म से क्वेश्चन पूछे गए, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रश्न संख्या 16 की लिस्टिंग जो थी उसे मैच करना था। कौन क्या दिए गए? संस्थान दिए गए, ठीक है, और वो किस जगह पर स्थित हैं वो स्थान पूछा गया था। तो संस्थान कौन कौन से हैं? तो पहला दिया गया था केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। अब इसके बारे में क्या है? तो ये क्या थोड़ा सा करंट में भी रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है किस तरीके से। तो हेमा मालिनी को क्या किया गया कि बकरी अनुसंधान जो ब्रांड है, अनुसंधान जो है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब मानी जाती है? तो 1976 में इसे राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1979 में इसे पूर्ण संस्थान का दर्जा मिला। कहाँ पर है? तो ये मथुरा में स्थित है। तो यहाँ पर देखो क्या मथुरा दिया गया है, तो बकरी अनुसंधान संस्थान, तो विकल्प भी आपका मथुरा हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं, एक आपका एक आयोग है, उसने क्वेश्चन पूछा प्रीवियस ईयर में कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। सीधे इस तरीके से पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर मथुरा नहीं दिया गया था। वहाँ ऑप्शन में उत्तर प्रदेश के ही 4 मतलब जगहों के नाम थे, वहाँ पर एक में लिखा हुआ था मखदूम, ठीक है। तो चाहे अगर आपका मन हो तो ये पॉइंट देख लेना, वरना कोई बात नहीं, मथुरा जरूर याद रख लेना, ठीक है। तो ये मथुरा हो जाता है, आपने देख लिया। फिर इसी तरीके से अगर देखें कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, अब देखो क्या पूछा गया है तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन क्या है, या तो केंद्रीय है या राष्ट्रीय है या भारतीय है। तो जब भी आप पढ़ना तो केंद्रीय या राष्ट्रीय या भारतीय अगर किसी के पहले लिखा है तो उसको प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपका चौथा वाला इज्जत नगर में हो जाएगा या बरेली में हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों लिख दिया गया, लेकिन कभी कभी एग्जाम में कभी बरेली लिख के आ जाता है या तो फिर कभी इज्जत नगर लिख करके आता है, तो इसको भी ध्यान रखना। इसी तरीके से केंद्रीय मवेशी जो अनुसंधान संस्थान है वो आपका कहाँ पर स्थित है? मेरठ में है। और जो राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो जो है वो लखनऊ में स्थित है। तो इस तरीके से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी, ये पहले वाले का आपका बी हो जाएगा और इसका डी हो जाएगा, यानी कि बी के बाद में आपका डी होगा, ए सी, ठीक है, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आयोग का लगा हुआ है कट। फिर देख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न संख्या 17 थी। क्या पूछा गया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है पेटीएम, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब इसका संबंध हो जाता है उत्तर प्रदेश से, इसलिए आपसे ये पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसका जो कहाँ पर हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय वो आपका कहाँ पर हो जाता है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो विकल्प जो बी है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इनके ऑफिसेस तो अलग अलग ऑफिस जो हैं, देश के जो शहर हैं, बड़े शहर है वहाँ पर है, लेकिन जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है तो वो आप अगर जा करके इनकी वेबसाइट पर देखोगे तो नोएडा मिलेगा, है ना। बाकी एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, यानी कि क्या लिखा हुआ था? UPSTDC, ठीक है, वह का यहाँ इस्टेब्लिश कब हुआ, यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ, इस्टेब्लिश्ड इन कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। कहाँ पर लिखा हुआ है? विकल्प बी जो हो जाएगा वो इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न संख्या 19 में, इससे पहले जो पेपर के एनालिसिस कराया तो वहाँ पर हमने अच्छे खासे GI टैग और उसकी स्थापना कब हुई, पहला कौन था, लेटेस्ट कौन था, सारी चीज़ें हमने बताई। अब देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका इन्होंने कैसे चेंज किया है कि उत्तर प्रदेश में GI टैग उत्पादों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है। यानी कि एक नहीं सही है, 4 सही हैं। तो 4 सही कौन हो जाएंगे? हमने आपको बता रखा है कि लखनऊ चिकन क्राफ्ट है, फिरोजाबाद कांच के लिए, कन्नौज परफ्यूम के लिए। पहला वाले में देखें आगरा जो है हस्त निर्मित जो कालीन है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो कालीन के लिए नहीं है, कालीन के लिए कौन सा है? आप भदोही के बारे में पढ़ते हो, तो विकल्प ए जो हो जाएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, प्रश्न संख्या 19 का। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कृषि से लेकर के, अब ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, कहाँ का, लेकिन पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया कि कृषि उपयोग के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रसायन जो है या को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, जो केमिकल्स हैं उनको प्रोहिबिटेड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन तो इसमें पूछा गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
उपयुक्त सभी, ठीक है, कैसे कि एल्ड्रिन दिया है, एथिल मरकरी क्लोराइड दिया गया है, हेप्टाक्लोर दिया गया है, तो ये तीनों हैं जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि ए बी सी, यानी कि क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे की डिटेल और इन्फॉर्मेशन और क्विजेस के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई समस्या है, आपको कुछ समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।